Hello friends, this is the topic related to the class 9 and the chapter is matter in our surrounding. Matter in our surrounding. आज का जो टॉपिक है वो कल के या मेरे प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैटर की जो स्टेट है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वो आपस में किन प्रॉपर्टीज के थ्रू डिस्टिंक्शन रखती हैं और इससे हमको मैटर की तीनों फॉर्म्स को थोड़ा क्लोजली समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो लेट्स वी बिगिन। व्हाट आर द मेजर प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मैटर की तीनों स्टेट्स को आपस में क्लियरली डिस्टिंक्शन के साथ समझ सकते हैं। नंबर 1, रुक जाइए। फर्स्ट पॉइंट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। What are intermolecular forces? We will discuss. को सब्सटेंस कोई भी हो, उसके कंपोनेंट चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस हो, ये आपस में कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी कुछ एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से ये अपने सराउंडिंग में एक फोर्स जनरेट करते हैं। ये फोर्स कोहेसिव फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं और इन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से मैटर का जो कंस्टिट्यूएंट है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के एग्जिस्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ज्यादा होने की वजह से वे आपस में एक फोर्स से बाइंड अप होते हैं और इस तरह से उनका शेप और साइज फिक्स हो जाता है। शेप साइज फिक्स होने के साथ ही उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, आपका फिक्स हो जाता है। इसलिए सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसका रीजन जो है वो सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ज्यादा होना है। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड, लिक्विड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा फार अपार्ट लाई करते हैं और उनके बीच की जो आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड कम होता है, जिसकी वजह से एटम दूर दूर होते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे के रिलेशन में इजीली मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के रेफरेंस में इजीली मूव कर सकते हैं। जबकि गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं उनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू बहुत ही कम होती है और इस तरह से एटम जो हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है सॉलिड के कंपैरिजन में, अगर मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बता दूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेसिस पे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का ट्रेंड बनता है वो क्या बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे भी कम और गैस में सबसे कम एग्जिस्ट करता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैं चाहता तो आपको ये दोनों पॉइंट एक में आपको इलस्ट्रेट कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आए और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को अलग कर दिया है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में स्पेसिंग या गैपिंग ज्यादा होती है। लॉजिकल है कि अगर दो एटम्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो एक दूसरे के क्लोजली लाई करेंगे और इस तरह से उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी। तो अगर हम बात कर लें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की तो क्या देखते हैं हम लोग कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में कम होगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम, लिक्विड में
इनसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें सॉलिड के कंपैरिजन में कम लगता है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे कम है, इसलिए स्पेसिंग भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम इसका ट्रेंड बनाएंगे, ठीक, एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम मैटर को इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि गैसियस स्टेट्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन लिक्विड स्टेट हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड स्टेट। ओके, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, द थर्ड पॉइंट इज रिजिडिटी। द थर्ड पॉइंट इज रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? मैटर का वो फिनोमेना या वो प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या करते हो, अपने शेप साइज को रिटेन रखते हो, मेंटेन रखते हो, रिजिडिटी कहलाती है। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसमें मैटर अपने शेप साइज और वॉल्यूम को फिक्स रखते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी। तो इस कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो सॉलिड्स आर रिजिड सब्सटेंस, सॉलिड्स आर रिजिड सब्सटेंस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से कंस्टिट्यूएंट एटम एक दूसरे के पास रहते हैं और वे डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको रिजिड कहा जाता है। गैसें चाहे लिक्विड्स, ये क्या है, रिजिडिटी के कंपैरिजन में नहीं आती हैं क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए एटम जो होते हैं या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे के रेफरेंस में मूव कर सकते हैं इजिली, फार अपार्ट और मोर बियॉन्ड। तो इस तरह से लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही फ्लूइड कहलाते हैं। दोनों ही क्या कहलाते हैं, फ्लूइड। क्यों? क्योंकि वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कम होने की वजह से। तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं जबकि लिक्विड और गैसेस फ्लूइड होते हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, this is the next point is our compressibility. The next point is compressibility. Okay, compressibility क्या है, समझ लीजिए इसको कि जब आप मैटर पे, किसी भी मैटर की फॉर्म पे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर उसके शेप, साइज, वॉल्यूम में आपको क्या मिल जाए, अंतर मिल जाए, यानी कि वो अपनी पोजीशन से शेप, साइज, वॉल्यूम में किसी भी एक में या सब में चेंज मिल जाए, तो इस तरह से हमको जो फिनोमेना मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी दो तरह से लाई जा सकती है, या तो एक्सटर्नल फोर्स दे करके या फिर उनका प्रेशर कम करके। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तब भी हो जाएगा, और जिस मीडियम में रखें उस मीडियम से प्रेशर, अगर आप, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है तो आप प्रेशर निकाल भी सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी क्या होता है, वो कंप्रेसिबिलिटी की ओर बढ़ जाती है। बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके शेप, साइज और वॉल्यूम में चेंज करना कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है या स्पेसिंग ज्यादा होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो इस ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो गैसेस हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी देन लिक्विड्स। गैसों में लिक्विड्स से ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है और यही वजह है कि आज हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन अवेलेबल हैं। अभी आपने कुछ ही दिनों पहले आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अभी ड्यू टू द कोविड-19 की जो आपका जितनी भी गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं तो उसमें सब लोगों को ढेर सारे प्रोसेसेस, ढेर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो डिजीज से रिकवरी भी हुई है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिजीज से अभी भी दे आर जस्ट बीइंग क्योर्ड। जो हाईली अफेक्टेड पीपल थे इन सिम्टम्स से, उनके लिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो आपने देखा कि लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू। ठीक, तो वो जो लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जा रही है वो किस तरह से, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस कर दिया जा रहा है और कंप्रेस करके वो अपनी स्टेट में गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रही हैं। तो गैसेस हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स आर
having more compressible than solids. This is the concept of compressibility का. And the next factor is density. The next point is density. Density. What is density? Let's we discuss. Density का एक फॉर्मूला है सिंपल सा. Density D is equal to mass over volume. Density जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है. यानी कि किसी गिवन कोई गिवन वॉल्यूम है आपके पास, गिवन वॉल्यूम में जितना इंटायर मास सब्सटेंस का प्रेजेंट होता है वही क्या होता है आपका डेंसिटी होती है. अगर हम मान लें फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ 3 बॉक्स बने हुए हैं, तीनों बॉक्सेस का वॉल्यूम जो है वो आपका सेम मान लें. ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे आपका. अगर आप देखें तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस गिवन वॉल्यूम में ज्यादा होंगे. लिक्विड में फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है, तो क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो और भी कम होंगे. और गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम लगता है. ठीक, इसकी वजह से जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो भी कम होंगे. तो अगर हम डेंसिटी की बेसिस पे देखेंगे तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में सॉलिड है ना, एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर हम देखें तो सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड्स से ज्यादा होती है और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है. दिस इज द फैक्ट अबाउट डेंसिटी. क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम मैटर की तीनों फॉर्म सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करेंगे, वो हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉन्सेप्ट है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं. ओके, मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? जब कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर, जब कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पर, हम ये कह सकते हैं, फिलहाल रूम टेम्परेचर तो कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, जब कोई सब्सटेंस किसी भी टेम्परेचर पर अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये मेल्ट हो रहा है. सॉलिड जो होते हैं मेल्ट होते हैं और मेल्ट होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं. ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम रेफरेंस देखें तो सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से ऊपर होते हैं. ठीक, सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से ऊपर होते हैं. ओके, सॉलिड्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर. और मैंने कल आपको बता दिया था कि रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है. रूम टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन. ठीक, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका रूम टेम्परेचर, बेसिकली जो लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से बिलो होता है. ठीक है ना, बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो RT क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट. किसका, लिक्विड का. लेकिन जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरल कंडीशंस में वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, अबव रूम टेम्परेचर. ओके, और जो गैसेस होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से बिलो होता है. सो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है. लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर से बिलो और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होता है. और जो आपके पास गैसेस हैं, गैसेस का जो गैसेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से बिलो होता है. ठीक, ये जो मैंने आपको कंडीशंस दे रखी हैं ये आपका सबके लिए
एक इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। मैटर जो है वो आपका बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस क्रिएट करता है। इस वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स का आपस में बिना टेम्परेचर इंक्रीज हुए इंटरमिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कमरे के किसी कॉर्नर में, कमरे में आपका एयर फील्ड है, किसी कॉर्नर में अगर आप स्प्रे कर दीजिए कोई परफ्यूम या इस तरह की कोई भी चीज, तो आप क्या देखेंगे कि आप स्प्रे उसको कॉर्नर में करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, कुछ मिनट में, सेकंड्स में या कुछ घंटों में, वो क्या करता है, पूरे कमरे में आपको उसकी स्मेल आने लगेगी। यानी कि आप इससे ये महसूस कर सकते हैं कि जो स्प्रे आपने किया उसमें जो लिक्विड था उसके कंपोनेंट आपके इस पूरे कमरे के एनवायरनमेंट को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्या आपने कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज किया? नहीं, पहले भी कमरे का टेम्परेचर उतना ही था, अभी भी उतना ही है, लेकिन ये पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो गए। तो डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जो होता है वो आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर आप जितना बढ़ा देंगे, डिफ्यूजन की रेट भी उतनी ही तेज हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। गैसेस जो होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप एक बलून लीजिए और उसमें एयर फिल कीजिए। आपने एयर फिल कर दिया और बलून का जो ओपनिंग है उसको आप टाइटली बंद कर दीजिए। आप क्या पाएंगे कि बलून एक शेप एक्वायर कर लेता है। जिस शेप का वो उसको जो शेप दिया गया है वो शेप एक्वायर कर लेता है और कुछ समय तक वो अपने उसी शेप को मेंटेन रखता है या रिटेन रखता है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है उसके सब्सटेंसेस बलून की वॉल्स पे क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं। ये प्रेशर किसकी वजह से आता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि चाहे मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में एक एनर्जी, अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी रखते हैं। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए सब्सटेंसेस अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, लेकिन अपनी इस एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेट करते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के जो कंपोनेंट होते हैं वो भी सेम अमाउंट में एनर्जी रखेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी की वजह से कुछ स्पेस तक वो मूव कर सकते हैं। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए सेम एनर्जी रखने वाले कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं और ये मोशन रैंडम होता है। रैंडम होने का मतलब कि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो गैसें प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसको हमने समझ लिया कि जब किसी कंटेनर में, बैलून का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंटेनर में रख के समझ लीजिए। जब किसी कंटेनर में अगर हम कोई गैस फिल कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी की वजह से कंटेनर की वॉल्स से टकराते हैं और रैंडमली मोशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये उस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर करता है कि गैसें क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। एंड द लास्ट वन इज फ्लूइडिटी। एंड द लास्ट वन इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? ये रिजिडिटी का बिल्कुल अपोजिट टर्म है। फ्लूइडिटी जो है वो रिजिडिटी का बिल्कुल अपोजिट टर्म है। फ्लूइडिटी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल फार अपार्ट तक मूव कर सकते हैं क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। तो जो आपका लिक्विड्स और गैसेस होती हैं, दे ऑल आर
कॉल्ड फ्लूइड्स, और उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्लो कर जाना ही क्या कहलाता है? फ्लूइडिटी कहलाता है। सो गाइस, ये आपका मैटर की जितनी प्रॉपर्टीज थी इनके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिस्टिंक्शन था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर की क्या स्केल होती है और उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है और किस तरह से डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को एस्टेब्लिश किया जाता है।